इस वीडियो में आप जानेंगी वसीयत के बारे में। वसीयत से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वसीयत की ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो कब और कैसे होता है। दूसरा पॉइंट है कि ज़मीन का दाखिल खारिज यानी कि वसीयत की जो ज़मीन है उसका दाखिल खारिज कब रुकवाया जा सकता है, कैसे रुकवाया जा सकता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि कौन सी वसीयत जो हैं वो खारिज होने के अधिक चांस रहते हैं। चौथा पॉइंट है कि मजबूत वसीयत आप कैसे कराएं। पांचवा पॉइंट है कि जो भी वसीयत है उसकी रजिस्ट्री ज़रूरी है अथवा नहीं है, और रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और रजिस्ट्री नहीं कराते तो क्या होंगे। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर कि वसीयत की ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी आपने वसीयत कराई है वो एक वैलिड वसीयत होना चाहिए। वैलिड वसीयत मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा दूं। वैलिड वसीयत यानी कि जिस व्यक्ति ने आपको कराई है वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहा हो, और जो भी जिस संपत्ति की आपको वसीयत कराई है वो उसका वास्तविक स्वामी रहा हो, और यानी कि कुल मिला के वसीयत आपकी वैलिड होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसा कि आपको पता होगा कि वसीयत जो होती है उस व्यक्ति के मरने के बाद, जिसने आपको वसीयत कराई है उसके मरने के बाद ही आपके नाम वो ज़मीन आएगी। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जब एक्सपायर हो जाता है उसके बाद जो होता है वो प्रक्रिया होगी, जो भी आपको ज़मीन की वसीयत कराई थी उसकी आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ऐसी दाखिल खारिज कैसा होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए वो वसीयत आप अपने घर पे रखे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि दाखिल खारिज हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और आप ऐसी वसीयत जैसे मान लीजिए कोई भी कराई गई है तो उसे अधिक दिनों तक घर पे मत रखे रहें। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको वसीयत करा दी और आपने जो भी वसीयत है वो आप घर पर रखें, और उससे जो भी उसके उत्तराधिकारी थे उन्होंने न्यायालय में क्लेम कर दिया कि भाई ये ज़मीन जो है उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे नाम कर दी जाए। तो आप तब तक वसीयत रखे रहेंगे अपने घर पर और उसके उत्तराधिकारियों के नाम ज़मीन चढ़ जाएगी, फिर आपको बाद में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जैसे ही वसीयत करने वाला व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद जो भी उस व्यक्ति ने वसीयत लिखी थी उसको आप कोर्ट में पेश करें, और उसी के आधार पर ये एप्लीकेशन दें कि जो भी ये वसीयत की गई है वसीयत के आधार पर मेरे नाम ये ज़मीन जो है वो की जाए, ठीक है। आपको न्यायालय में जो भी तहसील परिसर है वहाँ पे जो भी तहसीलदार है वहाँ पे आपको ऐसा क्लेम करना पड़ेगा, यदि मान लीजिए खेती की ज़मीन है तो। देखिए, अगर आपकी वसीयत पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है, देखिए वसीयत पर कई अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि भाई उसके उत्तराधिकारी या मान लीजिए अन्य व्यक्ति जो हैं वो क्लेम कर देते हैं कि नहीं ये वसीयत फर्जी है, या मान लीजिए उसका मानसिक संतुलन नहीं सही था, या मान लीजिए तमाम छोटे छोटे पॉइंटों को लेकर आपत्ति करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपत्ति कर दी तो जो भी आपत्ति की है उसका निपटारा किए जाने के बाद ही आपके नाम उस संपत्ति का दाखिल खारिज होगा, वो संपत्ति आपके नाम की जाएगी। यदि मान लीजिए कोई विवाद नहीं करता है तो बहुत ही जल्दी आपके नाम वो संपत्ति आ जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि ऐसी संपत्ति का दाखिल खारिज कब रुकवाया जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप मुझसे कोई प्रश्न इस टॉपिक्स को लेकर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या मान लीजिए आप इस संबंधित इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो आप कालमी 4 ऐप के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 को कैसे यूज़ करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि दाखिल खारिज यानी कि वसीयत वाली ज़मीन का दाखिल खारिज कब और कैसे रुकवाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वसीयत की ज़मीन को दाखिल खारिज रुकवाने के लिए कई तरह की आपत्तियाँ लगाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि आप जो भी रजिस्ट्री कराते हैं उस पर भी आपत्तियाँ लगाई जाती हैं, छोटी मोटी भी आपत्ति लगाई जाती है। कई बार तो कोई ठोस आपत्तियाँ, मान लीजिए किसी ने मजबूत किसी तथ्य को लेकर आपत्ति लगाई तो वहाँ पर जो भी रजिस्ट्री है वो भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई वसीयत के दाखिल खारिज में हम आपत्ति कब लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो भी संपत्ति का वसीयत हुई है और मान लीजिए आपके उसके उत्तराधिकारी हैं, और तो वहाँ पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि भाई वसीयत जो है गलत तरीके से की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी या मान लीजिए जिसने भी वसीयत की उसका मानसिक संतुलन वास्तविक में सही नहीं था, या मान लीजिए कोई फर्जी वसीयत है, तो ऐसे में आप तहसीलदार के यहाँ आपत्ति जो है वो दे सकते हैं। और आपत्ति कोशिश करें कि आप एडवोकेट के थ्रू दिलवाएं, क्योंकि आपत्ति के दौरान जो भी आप उसमें बातें कहेंगे, जो भी तथ्य प्रकट करेंगे वो तथ्य बहुत ही मजबूत होते हैं। और मान लीजिए आप वसीयत की आपत्ति से जुड़े वसीयत
कैसे खारिज करवाएं, इससे संबंध में आप मुझसे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करके यानी कि कॉल मी 4 पर आप बात करके ही पूछ सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी वसीयत जो होती हैं वो खारिज होने के अधिक चांस रहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वसीयत में अक्सर 80 से 90% देखा जाता है कि जो भी वसीयत होती हैं उन पर उनके उत्तराधिकारी या जो भी उनसे संबंध रखते हैं वो ऐसी वसीयत को ज़रूर चैलेंज करते हैं। वहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि आपने जिस बात को लेके आपत्ति की है उस बात में, उस कारण में, उस तथ्य में कितना दम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अधिकतर मामलों में कौन सी वसीयत खारिज होने के अधिक चांस रहते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई वसीयत फ़र्जी वसीयत की गई है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वसीयत की भी नहीं है और उसने फ़र्जी तरीके से साइन करके या मान लीजिए फ़र्जी तरीके से कोई वसीयत कर ली है, तो वो तो 100% कैंसिल हो सकती है। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने दूसरी बार वसीयत की है, जैसे मान लीजिए पहली बार आपको की, दूसरी बार फिर उस व्यक्ति ने तीसरी बार कर दी, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए जो सबसे लास्ट में वसीयत होती है वो ही मान्य होती है। जैसे मान लीजिए ऐसे में पहले वाले ने चुनौती की कि भाई ये जो है वसीयत मेरे नाम है, ये संपत्ति मेरे नाम की जाए, तो यहाँ पर अगर उसी व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यक्ति को उसी संपत्ति की वसीयत की होगी तो दूसरे व्यक्ति की यहाँ पर जो वसीयत है वो अधिक मजबूत है, क्योंकि वसीयत जो होती है लास्ट वाली जो है अधिक मान्य होती है। देखिए दूसरी जो सबसे अहम बात होती है और सबसे ज़्यादा अगर किसी वसीयत पर अगर कोई आपत्ति लगाई जाती है तो वो आपत्ति लगाई जाती है मानसिक रूप से स्वस्थ ना होना। यानी कि अधिकतर लोग यही आपत्ति लगाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी बुजुर्ग ने अपने एक ही पुत्र के नाम कोई किसी भी ज़मीन की वसीयत कर दी है तो सामान्यतः एक ही आपत्ति वो लगाते हैं कि ऐसी कंडीशन में उनकी मानसिक स्थिति नहीं सही थी और वो बहला फुसला कर ले गए और उन्होंने जो है संपत्ति की वसीयत करा दी। तो ये वाला जो तथ्य है वो सबसे ज़्यादा आम है, लेकिन ऐसी कंडीशन में बहुत कम चांस होते हैं कि जो भी वसीयत की गई है वो कैंसिल हो। ऐसी कंडीशन में बहुत कम चांस हैं कैंसिल होने के। लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पैतृक संपत्ति की वसीयत। कई मामलों में, अधिक मामलों में देखा जाता है कि पैतृक संपत्ति की अगर कोई व्यक्ति वसीयत करा देता है तो वहाँ पर वह वसीयत कैंसिल हो जाती है। दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार के नियमानुसार पुत्र के होने के कारण पिता के पैतृक संपत्ति पर अधिकार जो होते हैं वो सीमित होते हैं। ठीक है। ऐसे मामलों में कई बार देखा गया है कि अगर मान लीजिए पिता ने पैतृक संपत्ति की किसी एक पुत्र को वसीयत कर दी है या मान लीजिए पैतृक संपत्ति की किसी को वसीयत कर दी है तो उसके पुत्र जो होते हैं, उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और ऐसी कंडीशन में वसीयत जो है खारिज भी हो जाती है। बहुत अधिक चांस है, अधिक चांस नहीं बल्कि होती भी है। दोस्तों अगले लास्ट टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या वसीयत की रजिस्ट्री ज़रूरी है। देखिए वसीयत की रजिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को राय दूंगा कि जब भी आप वसीयत कराएं तो उसकी रजिस्ट्री ज़रूर करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्री वाली वसीयत जो है वो बहुत ही मजबूत वसीयत होती है।